हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अमन और स्वागत है आपका हमारे खूबसूरत से चैनल पर। देखिए दोस्तों, आपकी कक्षा 10वीं की जो एग्ज़ाम की जो डेट है वो आ चुकी है। 6 तारीख से आपके एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएंगे। 6 मार्च से बहुत ही कम टाइम बचा हुआ है, इसलिए आप अपनी जो पढ़ाई है वो बिल्कुल शुरू कर दीजिए। इसी पढ़ाई में आपका साथ देने के लिए, आपका रिवीजन के लिए हम शुरू करने जा रहे हैं आपकी कक्षा 10वीं की जो गणित की किताब है एनसीईआरटी वाली, उसको अपन शुरू करने जा रहे हैं। तो आज अपन शुरू करेंगे इसका पहला चैप्टर, जिसका नाम है वास्तविक संख्या। तो 1.1 का जो पहला सवाल है वो मैंने बोर्ड पे लिख दिए हैं दोस्तों। देखिए इसमें क्या करना है, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। इसका जो पहला सवाल है उसमें अपन को दिया हुआ है 140। 140 के सबसे पहले अपन को गुणनखंड करने हैं। 140 में सबसे पहले अपन 2 का भाग लगाएंगे 70 बार, फिर 70 में 2 का लगाएंगे 35 बार, 35 में 5 का लगाएंगे 7 बार और 7 में 7 का लगाएंगे 1 बार। तो 140 के जो गुणनखंड है वो यहाँ पर 2 × 2 × 5 × 7 अपन को मिल जाते हैं। इसी प्रकार 156 में सबसे पहले 2 का भाग लगाएंगे 78 बार, फिर 78 में 2 का लगाएंगे 39 बार और फिर जब 39 में 3 का लगाएंगे 13 बार और 13 में 13 का 1 बार। तो 156 के जो गुणनखंड है वो यहाँ पर आते हैं 2 × 2 × 3 × 13। इसी प्रकार से अगला सवाल है अपना 3825। 3825 में सबसे पहले भाग लगाएंगे अपन 3 का भाग 3825 में लगाएंगे तो 1275 यहाँ पर आता है। जब 1275 में 3 का भाग लगाएंगे तो 425 आता है और जब 425 में 5 का भाग लगाएंगे तो 85 अपन को यहाँ पे मिलता है और जब इसमें 5 का भाग लगाएंगे तो 17 बार और जब 17 में 17 का भाग लगाएंगे तो 1 बार। तो 3825 के जो गुणनखंड है वो यहाँ पर 3 × 3 × 5 × 5 × 17 यहाँ पर प्राप्त होते हैं। इसी प्रकार अपना जो अगला सवाल है 5005 में सबसे पहले अपन डिवाइड लगाएंगे 5 का, जो कि 1001 यहाँ पर अपन को मिलता है। 1001 में अपन डिवाइड लगाएंगे अब 7 का, तो 7 का डिवाइड जब 1001 में लगाएंगे तो 143 यहाँ पर अपन को मिलता है और जब 143 में अपन 11 का भाग लगाएंगे तो यहाँ पे 13 अपन को मिलता है और 13 में 13 का 1 बार। तो इस प्रकार से जो 5005 के जो गुणनखंड है वो यहाँ पर 5 × 7 × 11 × 13 यहाँ पर मिलते हैं। अगला सवाल है अपना 7429। 7429 में सबसे पहले अपन डिवाइड लगाएंगे 17 का, तो अपन को यहाँ पे मिलता है 437 और 437 में अपन भाग लगाएंगे अब 19 का, तो उससे मिलता है अपन को 23 और 23 में जब 23 का भाग लगाते हैं तो 1 बार। तो 7429 के जो गुणनखंड है यहाँ पर अपने 17, 19 और 23 यहाँ पर प्राप्त होता है। तो दोस्तों 1.1 का जो दूसरा सवाल है उसमें क्या करना है, देखिए पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ × एलसीएम। देखिए इसमें पहला सवाल दिया हुआ है 26 और 91, मतलब अपन को 26 और 91 के पहले एचसीएफ और एलसीएम निकालने हैं, फिर उसके बाद अपन को चेक करना है कि दोनों संख्याओं का जो गुणनफल है वो इनके एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल के बराबर है या नहीं है। तो अपन 26 और 91 में सबसे पहले गुणनफल कर लेते हैं। तो 26 के गुणनफल अपने यहाँ पर हो जाएंगे 2 × 13, वैसे 91 के हो जाएंगे 7 × 13। और जब इसका एचसीएफ निकालेंगे, एचसीएफ वो संख्या होती है जो दोनों में सेम होता है दोस्तों। तो यहाँ पे 13 जो दोनों में आ रहा है इसलिए अपन ने एचसीएफ यहाँ पे 13 लिख दिया है। तो उसके बाद एलसीएम निकालना है। एलसीएम में अपन लिखते हैं कि जो संख्या सबसे अधिक बार आ रही है, जैसे कि 2 है, अब 2 इसमें एक ही बार आ रहा है तो 1 बार लिख दिया अपन ने। 13 है, 13 इसमें भी है और इसमें भी 1 बार ही है, वो लिख दिया। ऐसे ही अपन को 7 को लिख दिया। जब इन तीनों को गुणा करेंगे तो अपने यहाँ पे 182 अपन को यहाँ पर मिलता है। तो ये इसका एचसीएफ हो गया, इसका एलसीएम हो गया। अपन को जांच करनी है। जांच कैसे करेंगे, अपन दोनों संख्याओं को गुणा करेंगे सबसे पहले 26 और 91, और जब 26 और 91 को गुणा किया तो अपने पास यहाँ पर मिलता है 2366। वैसे ही जो इसका एचसीएफ है और एलसीएम को गुणा कर लेंगे, दोनों को गुणा करने पर भी अपन को 2366 ही मिलते हैं। तो यहाँ पर ये इसकी जांच है कि हाँ अपन को दोनों संख्याओं को जो गुणा करने पे जो मिल रहा है वही एचसीएफ और एलसीएम को गुणा करने पे मिल रहा है। तो इस सवाल को अपन इसी तरीके से करेंगे। इसी प्रकार से इसका जो दूसरा सवाल है उसमें देखिए आप 510 और 92, 510 के जो गुणनखंड की है उसमें अपन को 2 × 3 × 5 × 17 प्राप्त हुए। वैसे ही 92 में 2 × 2 × 23 अपन को यहाँ पर मिला। एचसीएफ जो दोनों में बिल्कुल सेम मिल रहा हो तो यहाँ पर केवल 2 ही है जो दोनों में सेम मिल रहा है, तो इसका एचसीएफ हो जाएगा 2। और एलसीएम जो है वो इसमें इसके अलावा जो भी है कि 2 सबसे अधिक बार कौन सी लाइन में आ रहा है, इस वाली लाइन में 2, तो 2 बार लिख दिया अपन ने। फिर 3 है इसी में है, 1 बार लिख दिया। 5 भी 1 बार ही लिख दिया। 17 भी 1 बार ही लिख दिया और 23 भी 1 बार है, तो इसको लिख दिया। इन सभी को गुणा करने पे अपने यहाँ पर आ रहा है 23,460। तो इसका एलसीएम हो गया, इसका एचसीएफ हो गया। अब अपन को जांच करनी है। जांच में अपन को दोनों संख्याओं को गुणा करेंगे सबसे पहले, तो अपन को यहाँ पे मिलता है 46,920।
इसी प्रकार जब HCF और LCM को गुना करते हैं तो इनको गुना करने पर भी अपन को मिलता है 46,920। इसका मतलब कि जो दोनों संख्याओं का जो गुणनफल है वही इसके LCM और HCF के गुणनफल के बराबर है। देखिए दोस्तों, इसका तीसरा सवाल इसमें दिया हुआ है 336 और 54। सबसे पहले अपन 336 के जो गुणनखंड है वो कर लेंगे। ये अपन को 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 और 3 इंटू 7 प्राप्त होते हैं। वैसे 54 के कर लेंगे तो यहाँ पे 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 मिलता है। अब इसका अपन को HCF और LCM निकालना है दोस्तों। HCF क्या होता है, जो दोनों में बिल्कुल सेम होना चाहिए। जो दो संख्याएं दोनों में सेम होती है उसको अपन को HCF में लिखना होता है। तो एक तो 2 है जो दोनों में मिल रहा है, उस 2 पे लिख दिया, और एक जो 3 है वो दोनों में मिल रहा हुआ है तो उस 3 को भी लिख दिया। तो 2 इंटू 3 इसका 6 HCF हो गया। LCM में क्या होता है, HCF में अपन देख लेते हैं कि इसमें एक तो 2 है, एक 3 है और एक अपने पास 7 है। अब देखिए 2 सबसे अधिक बार कौन सी लाइन में आ रहा है, इस वाली लाइन में 2 सबसे अधिक बार आ रहा है 4 बार, तो 4 बार यहाँ पे लिख देंगे। ऐसे जो 3 है वो इस वाली लाइन में है, यहाँ पे लिख देंगे, और जो 7 है उसको भी यहाँ पे लिख देंगे। इन सभी को जब गुणा करेंगे तो 3024 अपन को प्राप्त होता है। मतलब इसका जो LCM है वो 3024 है। अब अपन क्या करेंगे, जांच करेंगे। सबसे पहले दोनों संख्याओं को गुणा करेंगे तो ये 18,144 मिलता है। 336 और 54 को जब गुणा करते हैं तो 18,144 अपन को प्राप्त होता है। इसी प्रकार जब HCF और LCM को गुणा करेंगे 6 और 3024 को, तब भी अपन को 18,144 यहाँ पर मिलता है। इसका मतलब है कि दोनों संख्याओं का जो गुणनफल है वो HCF और LCM के गुणनफल के बराबर है। तो इस प्रकार से अपन को इसकी जाँच करनी है। तो इस प्रकार से ये तीनों सवाल आप कर सकते हैं। अपन का तीसरा सवाल मैंने बोर्ड पर लिख दिया है दोस्तों। देखिए इसमें क्या करना है अपन को, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए। अभाज्य गुणनखंड विधि से इन संख्याओं के अपन को HCF और LCM ज्ञात करने। तो देखिए पहले क्वेश्चन में दिया हुआ है अपन को 12, 15 और 21। तो सबसे पहले इनके गुणनखंड लिख लेंगे अपन। 12 के जो अभाज्य गुणनखंड है वो होते हैं अपने पास 2 इंटू 2 इंटू 3। 15 के अपने पास 3 इंटू 5 और 21 के अपने पास होते हैं 3 इंटू 7। अब अपन को इसका HCF और LCM निकालना है। HCF अपने पास वो संख्या होती है जो तीनों में सेम मिलना चाहिए। जो संख्या तीनों में सेम आती है उसको अपन यहाँ पर लिख देते हैं। तो यहाँ पर केवल 3 ही हैं जो तीनों में सेम है, तो अपन 3 को लिख देंगे यहाँ पे। अब LCM में क्या होता है, इसमें जितने भी डिफरेंट नंबर है, जैसे कि इसमें एक तो 2 है, एक 3 है, एक 5 है, एक 7 है, सबको यहाँ पे लिखना होता है, लेकिन सबसे अधिक बार। तो देखिए कि इसमें 2 सबसे अधिक किस में आ रहा है, 2 केवल इसी में आ रहा है और ये 2 बार आ रहा है, तो इसको 2 बार लिख देते हैं। अब 3 देखिए, 3 इसमें भी है, इसमें भी है और इसमें भी है, और तीनों में एक बार ही है, तो एक बार 3 को यहाँ पर लिख देंगे। 5 जो है केवल इसी वाली लाइन में है और एक बार है, तो एक बार लिख दिया। 7 एक बार है, एक बार लिख दिया। इन सभी को जब गुना किया तो 420 यहाँ पर मिल गया अपन को। तो इसका HCF आ गया 3, LCM आ गया 420। इसी प्रकार इसका दूसरा सवाल है 17, 23 और 29। 17 के गुणनखंड अपन को 17 इंटू 1, क्योंकि 17 में केवल 17 का ही भाग जाता है दोस्तों। 23 के अपने पास 23 इंटू 1 और 29 के 29 इंटू 1। ये तीनों क्या है, अभाज्य संख्या है, इसलिए इनके गुणनखंड केवल 17, 23 और 29 से अपन यहाँ पर प्राप्त करते हैं। तो HCF इसका क्या आएगा, देखिए अब तीनों में कुछ भी सेम नहीं है, केवल एक ही सेम है, तो HCF इसका 1 आ जाएगा। अब देखिए LCM में क्या आएगा, LCM में देखिए इसमें एक तो 1 है, 17 है, 23 है, 29 है, 4 अलग अलग संख्याएं। देख लीजिए 17 सबसे अधिक बार किस में आ रहा है, 17 एक ही बार एक ही लाइन में आ रहा है, तो इसको लिख दिया। ऐसे 23 लिख दिया, ऐसे 29 लिख दिया। और जब इन तीनों को गुणा करेंगे तो यहाँ पे 11,339 अपन को प्राप्त हो जाता है। तो इसका तीसरा सवाल देखिए दोस्तों, 8, 9 और 25। तो सबसे पहले अपन इनके गुणनफल लिख लेंगे। 8 के 2 इंटू 2 इंटू 2, 9 के 3 इंटू 3 और यहाँ पे 25 के हो जाएंगे 5 इंटू 5। अब अपन को HCF निकालना है। जो तीनों में सेम मिलता है वो HCF होता है दोस्तों। अब देखिए तीनों में कुछ भी सेम नहीं मिल रहा है, तो यहाँ पर कुछ भी सेम ना दिखे वहाँ पर अपन लिख देंगे 1। तो इसका HCF हो गया 1। LCM क्या होता है, LCM वही जितने भी डिफरेंट नंबर है उन सभी को लिखना होता है, और जो सबसे अधिक बार होता है उसी को लिखना होता है। तो देखिए इसमें 2 है, 3 है और 5 है, 3 नंबर अपन को दिखाई दे रहे हैं। अब 2 को देख लीजिए आपकी कौन सी वाली लाइन में 2 सबसे अधिक बार आता है, तो 2 केवल इसी लाइन में आ रहा है और 3 बार आ रहा है, तो 3 बार यहाँ पे लिख दिया। ऐसे 3 को अपन को 2 बार लिख दिया और 5 को यहाँ पर 2 बार अपन को लिख दिया है। और जब इन सबको गुणा करेंगे तो 1800 यहाँ पर प्राप्त होता है। तो ये इसका HCF हो गया 1 और LCM हो गया इसका 18। तो इस प्रकार से अपन तीनों संख्याओं के HCF और LCM ज्ञात कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आप इस सवालों को कर सकते हैं दोस्तों। 1.1 का जो अगला सवाल है दोस्तों, मैंने बोर्ड पे लिख दिया है। देखिए इसमें क्या करना है, HCF ऑफ 306 और 657 बराबर 9 दिया हुआ है। इसका मतलब है कि 306 और 657 का जो HCF है वो 9 दिया हुआ है अपन को, और LCM ऑफ 306 और 657 ज्ञात करें। इसका HCF दिया हुआ है और इसका LCM अपन को निकालना है। तो इसको कैसे निकालेंगे, देखिए अपन जानते हैं कि A इंटू बी बराबर HCF इंटू LCM। इसका मतलब है कि जब दो संख्याओं को गुणा किया जाता है
तो उन संख्याओं के HCF और LCM के गुणनफल के बराबर आता है। ये एक फॉर्मूला होता है दोस्तों। तो देखिए अगर यहाँ से अपन LCM निकाले तो A इंटू बी जैसा का जैसा, और जो HCF है वो अपॉन में चला जाएगा। अब अपने पास यहाँ पर दोनों संख्याएं हैं 306 और 657, जिसका HCF मेरे पास 9 है। तो LCM बराबर अपन A और B की जगह 306 और 657 को लिख देंगे और HCF की जगह अपन 9 को लिख देंगे। ठीक है, फिर अपन जब इसको 9 से डिवाइड करेंगे 306 को, तो ये 34 बार डिवाइड होगा दोस्तों, और इंटू 657 जैसा का जैसा लिख देंगे अपन। जब 34 और 657 को गुणा करेंगे तो इसका मान आ जाएगा अपने पास 22,338, जो कि अपने पास LCM का मान है दोस्तों। इसका मतलब है कि जो LCM है वो होगा अपने पास 22,338। तो इस प्रकार से अपन इस सवाल को कर सकते हैं। 1.1 का अगला सवाल मैंने आपके लिए बोर्ड पे लिख दिया है दोस्तों। देखिए इसमें क्या करना है, जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 की घात n अंक 0 पर समाप्त होता है क्या। अपन को ये देखना कि जी 6 की घात n जो है वो 0 पर समाप्त होता है क्या किसी भी प्राकृत संख्या n के लिए। तो देखिए संख्या 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त होगी यदि इसके गुणनखंड में 2 व 5 उपस्थित हो। अगर संख्या 6 की पावर n में इसके जो गुणनखंड में अगर 2 और 5 उपस्थित होंगे तो ये संख्या 0 पर समाप्त होगी। तो देखते हैं इसके गुणनखंड करके। यहाँ पे 6 की पावर n लिखा हुआ है बराबर, तो इसके जब गुणनखंड करते हैं तो अपन को 2 × 3 मिलता है दोस्तों, और यहाँ पर इसके घात n लगा दिया अपन ने। क्या इसमें 2 और 5 उपस्थित है? नहीं, इसमें 2 और 3 उपस्थित है। इसमें केवल 2 और 5 उपस्थित रहेंगे तभी ये 0 पे समाप्त होगा। केवल 2 नहीं चलेगा, केवल 5 नहीं चलेगा, 2 और 5 दोनों रहेंगे, उसके अलावा कुछ भी नहीं रहेगा, तभी यह 0 पर समाप्त होगी। तो देख लेते हैं n बराबर 1 के लिए देखा अपन ने तो 6 की घात 1 हो गया, और 2 × 3 की घात 1 मतलब वही 6। जब n बराबर 2 के लिए चेक किया तो इसका मान 36 आता है दोस्तों। अपन n बराबर सभी प्राकृत संख्या के लिए चेक करेंगे तो ये कभी भी 0 पर समाप्त नहीं होगा। अब इतना अपन चेक नहीं कर सकते सभी को, तो इसके लिए अपन ने देख लिया कि हाँ इसके गुणनखंड में 2 और 3 उपस्थित है, 5 उपस्थित नहीं है, इसलिए यह संख्या 0 पर समाप्त नहीं होती। तो वो 1.1 का अगला सवाल मैंने बोर्ड पे लिख दिया है दोस्तों आपके लिए। देखिए इसमें क्या करना है अपन को, व्याख्या कीजिए कि 7 × 11 × 13 + 13 और 7 × 6 × 5 × 4 × 2 × 1 + 5 भाज्य संख्याएं क्यों है। अपन को ये व्याख्या करने की ये और ये दोनों भाज्य संख्याएं क्यों हैं। तो देखिए दोस्तों कि भाज्य संख्याएं वो संख्याएं होती है जिनके 2 या 2 से अधिक गुणनखंड हो। तो देखते हैं कैसे करेंगे इसको। अपन ने देखा कि इन दोनों में 13 और 13 सेम आ रहा है, तो अपन ने इसको कॉमन ले लिया। तो यहाँ पे आगे बचा अपने पास 7 × 11 प्लस पीछे बचा अपने पास 1, तो 7 × 11 अपने पास 77 हो गया प्लस 1, और 77 + 1 हो गया अपने पास 78। तो 13 और 78 को अपन ने यहाँ पे गुणा के रूप में लिख दिया। मतलब इस संख्या के 2 या 2 से अधिक गुणनखंड हैं, इसलिए ये भाज्य संख्या है। इसलिए इसको भी देखते हैं। अपन ने दोनों में से 5 कॉमन ले लिया, फिर यहाँ पर जो बचा वो लिख दिया, प्लस इधर पीछे 1 लिख दिया। इनको गुणा करने पे 1098 अपन को प्राप्त होता है प्लस 1, दोनों को जोड़ने पे 1099। तो 5 × 1099 इस संख्या के भी 2 गुणनखंड हैं, इसलिए यह संख्याएं भाज्य संख्याएं हैं। तो देखिए दोस्तों 1.1 का जो अगला सवाल है और 1.1 का आखिरी सवाल भी यही है। किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं, तो कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। इसका मतलब यह है दोस्तों कि एक मैदान है, वृत्ताकार है, उस पर सोनिया और रवि दोनों चक्कर लगा रहे हैं और दोनों एक ही समय पर एक ही स्थान से एक ही दिशा में चलना प्रारंभ करते हैं। लेकिन सोनिया को 18 मिनट लगते हैं और रवि को 12 मिनट लगते हैं। रवि कम टाइम में एक चक्कर पूरा कर लेता है और सोनिया थोड़े ज़्यादा टाइम में एक चक्कर पूरा करती है। तो क्वेश्चन ने पूछा है कि कितने समय बाद वो दोनों पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। तो देखिए दोस्तों कैसे करेंगे इसको। मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं तथा रवि को 12 मिनट लगते हैं, अतः वह दोनों एलसीएम ऑफ 18 और 12 मिनट बाद पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। इसका मतलब है दोस्तों कि 18 और 12 का जो एलसीएम निकलेगा और उसका जो आंसर आएगा उतने मिनट बाद ही वो दोनों प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। तो देखिए इनका एलसीएम निकाल लेते हैं अपन। 18 और 12, 18 के जब गुणनखंड करते हैं अपन तो 2 × 3 × 3 अपन को मिलते हैं और 12 के गुणनखंड करने पे 2 × 2 ×
3 अपन को यहाँ पर मिलते हैं। अब एलसीएम क्या होता है, एलसीएम अपन जानते हैं कि इसमें कितने डिफरेंट नंबर है, एक तो अपने पास 2 है, एक अपने पास 3 है, 2 ही नंबर इसमें दिखाई दे रहे हैं अपन को दोनों लाइनों में। अब देख लीजिए कि 2 ज़्यादा बार कौन सी लाइन में आ रहा है और कितनी बार आ रहा है। 2 देखिए इसमें 1 बार है, इसमें 2 बार है, तो 2 बार वाला यहाँ पे लिख देंगे अपन। 3 इसमें भी है, इसमें भी है, लेकिन इसमें 1 बार है, इसमें 2 बार है, तो 2 बार को यहाँ पे लिख देंगे अपन। इनको गुणा करेंगे तो इसका आ जाएगा 36, मतलब इनका एलसीएम आया 36। इसका मतलब है कि 36 मिनट बाद वो दोनों पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। तो इस प्रकार इस सवाल को अपन कर सकते हैं। तो 1.1 के पूरे सवाल मैंने समझा दिए दोस्तों, और एक एक सवाल को अपन ने बहुत अच्छे तरीके से समझ लिया है। ठीक उसी प्रकार अपन 1.2 के भी सारे सवाल यहाँ पर समझने वाले हैं, एक एक सवाल को समझते जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। 1.2 का जो पहला सवाल है दोस्तों, मैंने आपके लिए बोर्ड पे लिख दिया है, देखिए इसको समझते हैं। सवाल है अपने पास, सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। देखिए दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है और हर बार बोर्ड की परीक्षा में ये सवाल जरूर पूछा जाता है। बस इसमें यहाँ पे संख्या चेंज हो जाती है, √5 है, √3 है, √2 है, ऐसे थोड़ा बहुत चेंज हो जाता है, लेकिन यहाँ से सवाल जरूर पूछा जाता है। तो इसको बिल्कुल ध्यान से समझेंगे अपन। तो देखिए कैसे करेंगे इसको। अपन को सिद्ध करना है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, तो अपन इसका बिल्कुल उल्टा मान लेंगे। कैसे? माना √5 एक परिमेय संख्या है, उसने बोला अपरिमेय संख्या सिद्ध करो, हमने मान लिया कि ये एक परिमेय संख्या है। और परिमेय संख्या अपन जानते हैं कि उसको a/b की फॉर्म में अपन लिख सकते हैं, जहाँ पर b का मान 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो अपन ने लिख दिया यहाँ पे √5 बराबर a/b। तो यहाँ पर a और b सहअभाज्य संख्या है। कौन सी संख्या है? सहअभाज्य। सहअभाज्य ऐसी संख्याएं होती है दोस्तों जिसका एक के अलावा कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होता है। मतलब इन दोनों संख्याओं में केवल एक का ही भाग जाता है, इनके अलावा इनका भाग नहीं जाता है, वो सहअभाज्य संख्याएं होती है। तो यहाँ पर देख लेंगे, अब यहाँ पर अपन ने b को √5 से गुणा कर दिया, तो b √5 बराबर a आ गया अपने पास। इसको अपन ने समीकरण 2 दे दिया और इस वाले को समीकरण 1 दिया था अपन ने। वर्ग करने पर b का वर्ग करेंगे तो b की घात 2 इंटू 5 का वर्ग करेंगे तो रूट हट जाएगा दोस्तों, बराबर a²। तो b² बराबर 5 को अपन ने अपॉन में भेज दिया है, a²/5। अब यहाँ पे a²/5 लिखा हुआ है, इसका मतलब कि 5 जो है वो a² को विभाजित करता है। 5 a² को विभाजित करता है तो a को भी विभाजित करेगा। देन a बराबर 5c। अब a बराबर 5c क्यों लिया अपन ने? क्योंकि a को विभाजित करता है 5, इसलिए a के बराबर में अपने 5 का गुणनखंड लिख दिया है, 5 × c लिख दिया है। समीकरण 2 से b √5 बराबर 5c, a का जो मान था, समीकरण 2 से a का जो मान था वो यहाँ पे लिख दिया है अपन ने, b √5 बराबर 5c। वर्ग करेंगे तो वही b² × 5 बराबर 25 × c² हो जाएगा अपने यहाँ पे c² बराबर b²/5 यहाँ पर आ जाएगा। यहाँ पर देखिए दोस्तों कि b² को है जो है 5 विभाजित कर रहा है, मतलब 5 b² को विभाजित कर रहा है तो 5 b को भी विभाजित करेगा, बिल्कुल पहले के जैसे। अतः स्पष्ट है कि 5 a व b दोनों को विभाजित करता है। वहाँ पे अपन ने देखा कि a को विभाजित कर रहा है, यहाँ पर b को विभाजित कर रहा है। इसका मतलब कि 5 जो है वो a और b दोनों को विभाजित करेगा। अतः स्पष्ट है कि 5 a व b दोनों का उभयनिष्ठ गुणनखंड है, दोनों को विभाजित कर रहा है, मतलब उनका गुणनखंड है, जो कि विरोधाभास है। विरोधाभास क्यों है? क्योंकि अपन ने माना था कि a व b जो है वो सहअभाज्य संख्या है, a व b सहअभाज्य संख्याएं हैं, उनका एक के अलावा कोई गुणनखंड नहीं होगा। तो इनका जो 5 है वो इन दोनों का उभयनिष्ठ गुणनखंड है। यह विरोधाभास हमारी गलत कल्पना के कारण प्राप्त हुआ है, क्योंकि अपन ने गलत माना था। अपन ने ये माना था कि √5 एक परिमेय संख्या है, जो कि बहुत ही गलत था, अपन ने गलत कल्पना करी थी। तो इसको सही करते हैं अपन। √5 एक अपरिमेय संख्या है, जो क्वेश्चन था वो बिल्कुल सही बोल रहा था, अपन के मानने से कुछ नहीं होता है दोस्तों। तो √5 एक अपरिमेय संख्या, उसको अपन इस प्रकार से सिद्ध करेंगे। अब देखिए इस सवाल में बहुत सारे सवाल बन सकते हैं। यहाँ पे √2 आ गया, √3 आ गया, कुछ भी आ जाए, बिल्कुल सेम प्रोसेस रहेगा, बिल्कुल सेम सवाल रहेगा, बस अपन को संख्या चेंज करनी है। यहाँ पे 3 आ गया तो यहाँ भी 3 हो जाएगा, यहाँ भी 3 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, फिर यहाँ पे 9 आ जाएगा, 3 आ जाएगा। इसी प्रकार से अपन सभी सवालों को √2 √3 को भी कर सकते हैं। तो चलते हैं 1.1 के दूसरे सवाल की ओर, देखते हैं इसमें क्या है। सिद्ध कीजिए कि 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है। बिल्कुल वैसा ही सवाल है दोस्तों। कैसे करेंगे इसको? वही मान लेंगे अपन, 3 + 2 √5 एक परिमेय संख्या है। उसने अपरिमेय क्या बोला, अपन ने परिमेय संख्या इसको मान लिया है। फिर वही 3 + 2 √5 बराबर a/b मान लेंगे, जहाँ पर b का मान 0 नहीं हो सकता। समीकरण 1 दे देंगे इसको।
जहाँ ए व बी सहभाज्य संख्या है, ए बी क्या है सहभाज्य संख्या है। समीकरण 1 से क्या करेंगे अपन, इस 3 को इधर भेज देंगे, इसका पक्षांतरण कर देंगे तो a अपॉन बी माइनस 3 यहाँ पर हो जाएगा। 2√5 बराबर a माइनस 3b अपॉन बी, इसका एलसीएम ले लिया है b, तो a माइनस 3b अपॉन बी बन गया यहाँ पर। तो इधर से √5 बराबर 2 को मैंने अपॉन में भेज दिया है, तो a माइनस 3b अपॉन 2b यहाँ पर अपन को प्राप्त हो गया है। अब देखिए इस वाले पद में a b 2 और 3, a b 2 और 3 जो है वो सभी पूर्णांक है। अगर ये सभी पूर्णांक है तो a माइनस 3b अपॉन 2b जो है वो एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या होगी, अर्थात √5 भी एक परिमेय संख्या। अब ये वाली परिमेय संख्या है और इसके बराबर में √5 लिखा हुआ है, तो ये भी एक परिमेय संख्या होगी जो कि विरोधाभास है। √5 भी एक परिमेय संख्या है जो कि विरोधाभास है, बिल्कुल विरोधाभास है। अभी अपन ने पिछले सवाल में सिद्ध किया है कि √5 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है, और यहाँ पर अपने परिमेय संख्या दिखा रहा है √5 को, क्योंकि √5 एक अपरिमेय संख्या है। ये विरोधाभास क्यों प्राप्त हुआ? ये विरोधाभास हमारी गलत कल्पना के कारण प्राप्त हुआ है। और गलत कल्पना कौन सी थी कि अपन ने 3 + 2√5 को क्या मान लिया था, परिमेय संख्या मान लिया था। अतः स्पष्ट है 3 + 2√5 जो है वो एक अपरिमेय संख्या है। इस प्रकार से अपन इस सवाल को कर सकते हैं दोस्तों। इसी प्रकार अपन इसका अगला सवाल भी करेंगे। सारे सवाल बिल्कुल सेम हैं दोस्तों, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, इसमें से बिल्कुल बोर्ड में सवाल पूछा जाता है, तो इन सवालों को आप बिल्कुल अच्छे से तैयार जरूर करें। तो अगला सवाल बोर्ड पे लिख दिया है दोस्तों मैंने। इसमें भी अपन को वही करना है, 1/√2 को अपन को अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है। तो कैसे करेंगे, वही माना 1/√2 एक परिमेय संख्या मान लेंगे उसको, फिर 1/√2 बराबर a/b मान लेंगे। a और b सहभाज्य संख्या है जहाँ पर, फिर √2 को मैंने ऊपर ले लिया तो इधर भी b अपॉन a हो जाएगा, संख्या को पलट दिया है। अब वही यहाँ पर a और b क्या है, पूर्णांक है, तो b अपॉन a जो है वो क्या होगी, एक परिमेय संख्या होगी। अब b अपॉन a एक परिमेय संख्या है तो √2 भी क्या होगी, एक परिमेय संख्या होगी, जो कि विरोधाभास है, क्योंकि √2 तो क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, अपन सिद्ध कर चुके हैं। ये विरोधाभास हमारी गलत कल्पना के कारण प्राप्त हुआ है। और कल्पना क्या थी, यही कल्पना थी कि 1/√2 एक परिमेय संख्या है, बिल्कुल गलत कल्पना थी हमारी, अर्थात 1/2 जो है वो क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। बिल्कुल सारे सवाल बिल्कुल सेम है दोस्तों, और ये जो वाली लाइन है बिल्कुल सभी सवालों में बिल्कुल सेम आती है। और इसी प्रकार अभी बाकी के सवाल भी अपन कर लेते हैं। चलिए अगले सवाल की तरफ। 6 + √2 अपन को सिद्ध करना है कि 6 + √2 एक अपरिमेय संख्या है। तो अपन माना 6 + √2 एक परिमेय संख्या है, ऐसा मान लेंगे अपन, और 6 + √2 बराबर a अपॉन b मान लेंगे, जहाँ पर a और b सहभाज्य संख्या है। √2 बराबर 6 को उधर भेज देंगे तो ये हो जाएगा a अपॉन b माइनस 6 हो जाएगा। यहाँ a और b पूर्णांक हैं, a और b पूर्णांक है तो a अपॉन b माइनस 6 एक परिमेय संख्या है, क्योंकि a अपॉन b पूर्णांक है और 6 भी एक पूर्णांक है, तो यहाँ पर ये पूरा क्या हो जाएगा, एक परिमेय संख्या हो जाएगी। अर्थात √2 जो इसके बराबर में वो भी एक परिमेय संख्या होगी, √2 भी एक परिमेय संख्या है, जो कि विरोधाभास है, बिल्कुल विरोधाभास है दोस्तों, क्योंकि √2 जो है वो एक अपरिमेय संख्या, ये अपन पहले ही सिद्ध कर चुके हैं। यह विरोधाभास हमारी गलत कल्पना के कारण प्राप्त हुआ है, और वो गलत कल्पना यही थी कि 6 + √2 एक परिमेय संख्या है। अतः स्पष्ट है कि 6 + √2 है जो एक अपरिमेय संख्या है। अपन ने इसको परिमेय मान लिया था, गलत कल्पना करी थी, इसलिए अपना जो रिजल्ट है वो भी क्या हुआ, गलत ही प्राप्त हुआ। तो इस प्रकार के सवालों को इस मेथड से सिद्ध किया जाता है दोस्तों। तो दोस्तों हमारा 1.2 का जो अगला सवाल है, और इस एक्सरसाइज का जो लास्ट सवाल भी है, आखिरी सवाल भी है, वो क्या है देखो, 7√5 अपन को सिद्ध करना है कि 7√5 एक अपरिमेय संख्या है। तो इसको अपन बिल्कुल उल्टा मान लेंगे कि एक परिमेय संख्या है, और इसके बराबर में a अपॉन b को मान लेंगे, जो कि क्या है, एक सहभाज्य है, a और b दोनों। √5 बराबर b अपॉन 7a हो जाएगा, 7 अपॉन में चला जाएगा। अब यहाँ पर a और b दोनों पूर्णांक है, अतः b अपॉन 7a जो बना है वो भी एक परिमेय संख्या है, क्योंकि b और a क्या है, पूर्णांक है। अब ये वाली परिमेय है तो इधर वाली भी क्या होगी, परिमेय होगी, अर्थात √5 एक परिमेय संख्या है, जो कि क्या है, विरोधाभास है, क्योंकि √5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या होती है। ये विरोधाभास हमारी गलत कल्पना के कारण प्राप्त हुआ है। गलत कल्पना यही थी कि 7√5 को अपन ने एक परिमेय संख्या मान लिया था। इसका मतलब है कि ये जो 7√5 है वो क्या है, एक अपरिमेय संख्या होती है दोस्तों। तो इस प्रकार से अपन ने 1.2 के सारे सवाल कर लिए हैं दोस्तों, और सारे सवाल समझ लिए हैं। ये सवाल 1.2 के बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इन सवालों को बहुत अच्छे से कर लीजिए, बोर्ड परीक्षा में ये सवाल जरूर पूछे जाते हैं।
और इसी प्रकार से अपन आगे भी सवालों को समझते जाएंगे। 2 प्रश्नावली, 3 प्रश्नावली, सारी प्रश्नावली को अपन कंप्लीट कर चुके होंगे। तो इन सवालों को आप बिल्कुल अच्छे से तैयार कर लीजिए दोस्तों। बहुत बहुत धन्यवाद।